नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। रुक करते हैं सीधे सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सार्वजनिक रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। पीएमएवाई ग्रामीण के तहत बने 2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी है कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों महान व्यक्तित्व को अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। वहीं शास्त्री जी के दिए नारे से आज भी मिलती है प्रेरणा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केरल में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान। अगले 3 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। स्पेन के नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 13 लोगों की मौत, कई लापता। आग के कारणों का अभी नहीं चल पाया पता, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। और एशियाई खेलों में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी। 13 स्वर्ण के साथ भारत ने जीते कुल 55 मेडल। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाएंगे। प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वहां मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पाइपलाइन का निर्माण लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। प्रधानमंत्री आबू रोड में एचपीसीएल के एलपीजी प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सड़क, रेलवे और अन्य सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात वहां की जनता को देंगे। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर ग्वालियर में होंगे, जहां वो लगभग 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया। प्रधानमंत्री 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2 लाख से ज्यादा घरों के गृह प्रवेश का प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएमएवाई शहरी के तहत निर्माण घरों का भी लोकार्पण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ ग्वालियर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, हम जानते हैं कि राजस्थान के बाद ग्वालियर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिन्हें वहां की जनता और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जो सड़क, परिवहन और विकास से जुड़ी हुई हैं। किस तरह की तैयारी है आज उनके दौरे को लेकर? देखिए, काफ़ी व्यापक तैयारियां यहाँ पे हैं और खासकर अगर आप देखें ये योजनाओं की अगर हम बात करें तो आप कम से कम यहाँ मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात यहाँ मिलेगी। इसके अलावा 2.5 लाख से अधिक वैसे लोगों को, बेघर लोगों को घर प्रदान किया जाएगा जो वर्षों से एक पक्के घर के लिए प्रयत्नशील थे।
इसके अलावा पहली बार दिव्यांग खेल स्टेडियम का यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। और इसके अलावा दो मेमू ट्रेन का भी आज रवाना किया जाएगा। इसके अलावा एक और पैसेंजर ट्रेन को भी रवाना किया जाएगा। तो अपने आप में विकास की ये सौगात यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर की जनता को देंगे। ग्वालियर की जनता को ही नहीं बल्कि इंदौर और भोपाल में भी काफ़ी ऐसी परियोजनाएं हैं जो विकास से संबंधित हैं, उनको भी वो राज्य को समर्पित करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन तमाम घरों की जिसका सपना वहाँ के लोगों ने देखा था, किस तरह से जब उन्हें समर्पित किया जाएगा, ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री की जो ये विकास योजना है जो घरों को देने से जुड़ी है, एक सपना होता है घर का, उसका पूरा होता हुआ देखेंगे लोग अपनी आंखों के सामने आज। जी बिल्कुल, इन जो 2.5 लाख से अधिक की जो आबादी 2.5 लाख घरों को लोगों के बीच में वितरित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम ग्वालियर की बात करें, कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था कि जिस तरीके से मॉडल रेलवे स्टेशन वहां पर बनाया गया है, तो अपने आप में ग्वालियर के लोगों के लिए, ग्वालियर की जनता के लिए अपने आप में बहुत ही आप कहें कि मॉडल स्टेशन बनने से तमाम तरह की सुविधाएं जो नहीं होती हैं अन्य स्टेशनों पर, वो यहाँ पर प्रदान किया गया है। और इसके अलावा पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पॉलिटिकली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ग्वालियर का दौरा। ये आप देखेंगे ग्वालियर चंबल संभाग में आता है, मुरैना है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टॉलवर्ड्स है बीजेपी के, और उन सबको यहाँ पर उतारा गया है विधानसभा के चुनाव में। अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें जो कृषि मंत्री हैं, वो भी वहाँ से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो और प्रहलाद पटेल हैं जो बड़े नाम हैं, उनको यहाँ पर उतारा गया इस पूरे चंबल संभाग में। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री को उतारा गया विधानसभा में। और इसके अलावा अगर हम देखें कि आज की जो रैली है प्रधानमंत्री की, उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो आयोजक हैं, उनका मानना है कि 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचेंगे। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, कुमार की IIT इंदौर का जो एकेडमिक ब्लॉक है उसका लोकार्पण है, साथ ही साथ जो प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है और उज्जैन की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी भूमि पूजन है। तो आप देखिए यहाँ पर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी का भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से विकास की गाथा में वो अपना योगदान देंगे, और बात यहाँ पर लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करने की भी हो रही है। जी, लॉजिस्टिक के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, रेल नेटवर्क की बात करें, तो एक तरह से विगत के 9 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा है, उसमें विकास की झड़ी लगी है। और खासकर मध्य प्रदेश की हम अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली योजना है वो यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है। महिलाओं को जो मानदेय दिया जाता है महीने में। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नितिन गडकरी के जो मंत्रालय है, उन्होंने पूरे देश स्तर पर जिस तरीके से काम किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तो ये विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं और उसको लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री और सौगातें यहाँ पर देने जा रहे हैं। और पॉलिटिकली अगर हम चुनाव की हम बात करें कि यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से ये कहेंगे कि हमने 9 सालों में इतना विकास किया है, तो हम इस जनता के वोट के अधिकारी हैं। और बिल्कुल, क्योंकि विकास की जब बात होती है तो हर घर जल पहुंचाने का मादा भी सरकार ने अपने कंधों पर लिया था, जिसे पूरा करते हुए लगातार सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं कुमार। और आज भी जल जीवन प्रोजेक्ट के जो श्योपुर के 720 गांव हैं उन्हें पानी मिलेगा। तो साफ तौर पर जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो जब हम घर की बात करते हैं, पीने के पानी की बात की जा रही है, बुनियादी सुविधाओं के सशक्तिकरण को लेकर, उस लिहाज से भी आज ग्वालियर की जनता के लिए अहम दिन। ये बिल्कुल अहम रहेगा। आपने जल जीवन मिशन की जो बात की, तो अगर एक घर दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो घर की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो जल की बात, नल से जल की बात हो या शौचालयों की बात की जाए, तो आपको पता होगा कि ODF प्लस 70% जो जिले हैं वो ODF प्लस है, यानी कि ODF के अलावा भी अन्य सुविधाएं उन गांवों में सरकार के द्वारा पहुंचाया गया है। इसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो रोड की हम बात करें, हाईवे की हम बात करें, और सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पहली बार एक दिव्यांग स्टेडियम का लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। तो आज देखना होगा जब 3:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर 2.5 घंटे यहाँ पर रुकने का उनका कार्यक्रम है, और जब वो घोषणाएं करेंगे उसको मूर्त रूप देंगे,
तब जनता का क्या जो रिएक्शन होता है वो देखने वाला होगा, और हम उन रिएक्शन को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और खास तौर पर जिस जनसभा को संबोधित करने की तैयारी हम आपके पीछे देख रहे हैं कुमार, और ग्वालियर अगर हम समझें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, उनका प्रमुख इलाका है वो। उस लिहाज से हम जो फोर्ट देख पा रहे हैं आपके पीछे, जिस तरह से इस पूरे मंच को तैयार किया गया है, एक बार हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस जनसभा के लिए इस ग्राउंड को किस तरह से तैयार किया गया है। अभी कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और लोगों से संबोधित होते हुए अपनी बात उनके आगे रखेंगे। हाँ, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरामैन भीम सिंह जी, आप दिखलाएं कि किस तरीके से कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। जो कलाकार, स्थानीय कलाकार हैं, वो मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर मंच को अगर आप देखेंगे तो मंच पर भी जो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो विरासत है, यहाँ का जो फोर्ट है, जो सबसे मशहूर फोर्ट है, जिसको 700वीं ये ईस्वी में उस फोर्ट का निर्माण किया गया था यहाँ के स्थानीय सरदार के द्वारा। और वो फोर्ट, उस फोर्ट की जो आप कलाकृति आप देख सकते हैं मंच पर, उस फोर्ट का इतिहास इतना पुराना है कि अगर आप देखें कि वहाँ पर हिंदू राजा हो, चाहे हेमू हो, चाहे मुगल काल के इल्तुतमिश रहे हो, चाहे शेर शाह सूरी जो शासक रहे हैं, वो उन किलों पर कब्जा रहा है। तो ये मुगल कालीन और हिंदू राजाओं के इतिहास की गाथा को ये फोर्ट दिखलाता है। और इसी फोर्ट को यहाँ पर मुख्य रूप से दर्शाया गया है मंच में। और जो कलाकृतियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, जो महिला कलाकार हैं, वो यहाँ पर बना रही हैं विभिन्न तरह की जो कलाकृतियां हैं उसको मूर्त रूप देने की कोशिश कर रही हैं। चलिए कुमार, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। आज दो अहम दौरे हैं, बात राजस्थान की भी होगी। आप ग्वालियर से हमें जानकारियां हमसे साझा कर रहे थे, आगे भी आपसे इस खबर पर और अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उनकी जयंती का ये 154वां वर्ष है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की है। और आज का दिन बापू ने जिस तरह से तमाम विचार जो रखे, अहिंसा पर, मान पर, सम्मान पर, अंत्योदय पर, उन्हें याद करने का दिन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को
पुष्पांजलि अर्पित की। आज महात्मा गांधी के विचारों, उनके आदर्शों और साथ ही साथ उन्हें नमन करने का उपयुक्त दिन, जब लगातार अहिंसा परमो धर्म के साथ साथ उस आखिरी इंसान तक भी सभी योजनाओं के फायदे पहुंचाने की बात वो लगातार करते रहे। कैसे ग्राम राज्य से राम राज्य की स्थापना होगी, कैसे पंचायत को सुदृढ़ किया जाएगा, स्वदेशी से उनका प्रेम, साथ ही साथ खादी से उनका प्यार, ये जो तमाम विचार हैं ये आज भी युवाओं में और हर उम्र के जो लोग हैं उनमें आज भी जीवित। आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बापू को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी करते हुए लिखा, मैं गांधी जयंती के विशेष अवसर पर महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमें आगे का रास्ता दिखाती है। महात्मा गांधी का वैश्विक प्रभाव संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूं कि हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें। उनके विचारों के माध्यम से एकता और सद्भावना को बढ़ावा मिले। उनके विचार हर युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनाने में सक्षम बनाएं जिसका उन्होंने सपना देखा था। और महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। तेरी सेवा में रही, पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन पर उन्हें रक्षित रहे। लोकसभा स्पीकर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को 119वीं जयंती के अवसर पर विजय घाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। विजय घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोकसभा स्पीकर ने लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और उसके बाद राजघाट जाकर भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में, जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है, वहां हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाने लगे। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया और उनका दिया हुआ ये नारा आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर विजय घाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर विजय घाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की।
जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश जारी करते हुए उन्होंने लिखा, लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। उनकी सादगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण और जय जवान जय किसान का प्रतिष्ठित आह्वान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारत की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण समय में उनका नेतृत्व अनुकरणीय है। हम सदैव सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया उन्हें और साथ ही साथ उनके विचारों को भी किया याद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर गांधी पार्क में उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उनके समाधि स्थल राजघाट पर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के भी 100 से ज़्यादा कैडेट्स मौजूद रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पुष्पांजलि के बाद एनसीसी कैडेट्स ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्या जानते हैं ये कैडेट्स बापू के बारे में? इस पर कैडेट्स के साथ खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशारा ने। आइए सुनते हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी समाधि स्थल राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर काफ़ी संख्या में एनसीसी कैडेट भी मौजूद रहे। आप बताइए किस तरह का संदेश देते हैं बापू? सर, बापू ये बताते हैं कि नॉन वायलेंट हमेशा रहना चाहिए। वो अहिंसा की तरफ हमेशा से ही रह गए हैं और उन्होंने अपने विचार पूरे देश में बताए गए और ऐसे ही अपने विचारों से आगे बढ़ते हुए उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी बोला गया। बापू जी का कहना है कि हमेशा अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए और उन्होंने हमेशा से ही अहिंसा के पाथ को फॉलो किया था। आगे चलते समय तक उन्होंने और लोगों को भी प्रेरित किया कि वो अहिंसा का पाथ को फॉलो करें और अपनी विचारधाराओं को और विकसित किया ताकि समाज का विकास हो सके। कौन कौन से आंदोलन थे जो आपको याद हैं बापू ने स्वाधीनता संग्राम में किए? सर, सत्याग्रह था, दांडी मार्च था, साल्ट मार्च था सर, और उन चंपारण विलेज में भी कई रेवोल्यूशंस लाए सर। आज़ादी के वक्त जो अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, गांधी जी ने जो सबको एक किया है उसी को यहाँ पर आज राजघाट पे प्रदर्शित किया गया है, जो बहुत ही देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है और ये आने वाले टाइम में भी देश को मजबूती देगा। गांधी जी हमेशा एकता पे ध्यान दिए। यहाँ पे सब किस्म के धर्म के लोग थे। बापू ने हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना सिखाया। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी का एक ही सपना, स्वच्छ व सुंदर देश हो अपना।
इन कैडेट्स ने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको सुनवाते हैं गांधी जी का प्रिय भजन। उपकार करे तो पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान वैष्णव जन तो तेन कहिए जय पीड़ पराये जाने रे सकल लोक पर दुखे उपकार। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। लेखक प्रकाश मकदम ने द महात्मा ऑन सेल्यूलाइड नाम की गांधी जी के जीवन पर एक अनूठी किताब लिखी है। मकदम ने गांधी जी के जीवन पर बनी फिल्मों से फुटेज जमा करने की कहानी इस पुस्तक में बयां की। उन्होंने कहा, ये किताब महात्मा गांधी जी के जीवन को देखने का एक दर्पण है। पुस्तक में उन्होंने गांधी जी की फिल्मों के प्रति अरुचि का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी जी के जीवन में बहुत सारे विषयों और चीज़ों को लेकर विचार में बदलाव आए, लेकिन फिल्मों को लेकर उनके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आया और वो इसे वक्त की बर्बादी समझते थे। इस पुस्तक में गांधी जी के जीवन के कई अनछुए पहलुओं को देखने का मौका मिलता है। आइए सुनते हैं। गांधी जी जो थे उनको सिनेमा अच्छा नहीं लगता था। सिनेमा एज ए मीडियम उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने बार बार ये बताया भी कि उन्होंने फिल्में सिर्फ पूरे जीवन काल में 2 ही देखी, बट उसमें पैराडॉक्स ये था, विरोधाभास ये था कि वो सबसे ज़्यादा जिन पे ऊपर चित्रीकरण हुआ है ऐसे व्यक्तियों में से एक थे। तो वो विचार जो है वो मुझे इसको प्रेरित किया कि इसके ऊपर मुझे ज़्यादा संशोधन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और मैं लिखता गया। और प्रकाश मकदम के साथ ही पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। और गांधी जयंती के ही मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत भागलपुर जिले का गोपालपुर प्रखंड ODF प्लस मॉडल प्रखंड बना। गोपालपुर प्रखंड के सभी गांव सरकार ने IMIS पोर्टल पर ODF प्लस गांव घोषित कर दिए। अब प्रखंड के हर घर में शौचालय के अलावा ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा है। अपशिष्ट पर संस्करण इकाई से जैविक खाद बनाकर उसे बेचकर कमाई भी की जा रही है। घर से कचरा संग्रह के दौरान यूजर चार्ज लगाया जा रहा है, जिससे राजस्व भी मिल रहा है, जो कि पंचायत के विकास में काम आ रहा है। प्रखंड मुख्यालय में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के जरिए प्लास्टिक का उचित निपटान किया गया। गोपालपुर प्रखंड में 9 ग्राम पंचायत और 12 गांव हैं। प्रखंड समन्वयक विकास कुमार की गोपालपुर को ODF प्लस मॉडल प्रखंड बनाने में अहम भूमिका रही। गौरतलब है कि भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड बनने का गौरव हासिल है। सरकारी योजनाओं का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इन योजनाओं को लागू करने में संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नेल्स यानी नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट पर काशी का BHU ट्रॉमा सेंटर कैसे काम करता है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यह है वाराणसी में स्थित BHU का ट्रॉमा सेंटर। यहाँ ज्यादातर दुर्घटनाग्रस्त मरीज और इमरजेंसी के केस आते हैं, जिनका त्वरित इलाज ट्रॉमा सेंटर में किया जाता है। इसी ट्रॉमा सेंटर के स्किल सेंटर में नेल्स यानी नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट की 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में कई प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को इमरजेंसी सेवाओं की थ्योरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। नेल्स भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को इमरजेंसी के लिए ट्रेन किया जा सके। हम लोग ने ये अपना एक स्किल सेंटर खोला हुआ है, जिसमें हम लोग डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स को बेसिक लाइफ केयर और एडवांस लाइफ केयर और साथ में
हर इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर, HNFC, इन्फ्यूजन पम्प कैसे काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका देख रेख कैसे होना है, ये करके हम लोग चाह रहे हैं कि नेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग हो। कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागी डॉक्टर हैं जो हर प्रकार से ट्रॉमा सेंटर में दी जाने वाली ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं और जाकर अपनी संस्था में लोगों को सिखाएंगे। हम यहाँ पे पिछले 5 दिनों से जो नेशनल इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोग्राम है, लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम, उसके लिए यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। ये एक TOT है। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद में हमें हमारे जो कॉलेज है उसमें जाके जो हमारे स्टाफ रहेगा उनको इसी तरह की ट्रेनिंग देनी होगी। जो इमरजेंसी नेशनल लाइफ सपोर्ट मैनेजमेंट के लिए है, जो बहुत हमारे भारत के नागरिकों को ज़रूरत है, उसके बारे में हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। ये जो है अप्रोच हमारे जो टर्शरी केयर सेंटर के अलावा जो हमारे पेरिफेरी सेंटर्स होते हैं और जो हमारे CHCs होते हैं, उनके डॉक्टर्स एंड नर्सेस जो है उनको भी ट्रेन करने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ काफ़ी अच्छे से फैकल्टीज़ ने पढ़ाया है। थ्योरी पार्ट भी हमारी अच्छे से डिटेल में कवर हुई है। प्रैक्टिकल भी हमें मैनिकिन्स पे जा के बताया गया है। हम लोग ने खुद उसको प्रैक्टिस की है। हम लोग ट्रॉमा सेंटर भी, यहाँ BHU का ट्रॉमा सेंटर भी विज़िट किया है। हमने सारे अरेंजमेंट्स वहाँ से सीखे हैं। अब ये फर्दर जाके हम लोग अपने अपने मेडिकल कॉलेज में कोशिश करेंगे इसी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने की। इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था करके सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेन करने का जो प्रयास किया है वो आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। नेल्स यानी नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट, ये सिखाया तो डॉक्टरों को जा रहा है, लेकिन इसका लाभ मरीजों को मिलेगा। भारत सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना डॉक्टरों को सिखा रही है, लेकिन लाभ मरीजों को पहुंचाएगी। यही सोच है यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की कि किस तरह से मेडिकल हब बनता जा रहा है वाराणसी, और ट्रॉमा सेंटर अपने आप में पूरे देश में शिक्षा देने का काम कर रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, ट्रॉमा सेंटर, BHU, वाराणसी। और फिलहाल न्यूज़ टीम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। दक्षिण पूर्वी स्पेन के एक नाइट क्लब में लगी आग में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई। ये घटना मूर्खिया शहर की है। आग की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिस समय आग लगी नाइट क्लब में भीड़ थी। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आबाद सेवा के अधिकारी लगातार इमारत में तलाशी अभियान चला रहे हैं। 14 लोग अभी तक लापता बताए गए। पुलिस के मुताबिक आग ला फोंडा नाम के नाइट क्लब में लगी, फिर आसपास के क्लब्स में फैल गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी मौतें जो हैं वो ला फोंडा क्लब में ही हुई हैं। दक्षिणी मेक्सिकन राज्य चियापास में एक मालवाहक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 10 क्यूबाई प्रवासियों की मौत हुई है। 17 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत प्रवासियों में से एक बच्चा था, जबकि 17 घायल लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये दुर्घटना चियापास में PG-जियापान टोनाला राजमार्ग के प्रशांत तट पर हुई। नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि फोर्ट का ये मालवाहक ट्रक इतने सारे लोगों को ले जाने की क्षमता नहीं रखता। हादसे के बाद वाहन चालक घटनास्थल से फरार है। अमेरिका ने तुर्की के आंतरिक मंत्रालय के पास आत्मघाती हमले की निंदा की है और नाटो सहयोगी देश तुर्की में लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। अंकारा में आंतरिक मंत्रालय की इमारत के सामने एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट किया था, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। अंकारा में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने ली, जो तुर्की और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा प्रतिबंधित है। खबर जापान से, जहां के टोक्यो स्थित स्टार्टअप क्यूसुबेम इंडस्ट्रीज ने 14.8 फीट लंबा 4 पहियों वाला रोबोट विकसित किया, जो बेहद लोकप्रिय जापानी एनिमेशन श्रृंखला के मोबाइल सूट गुंडम जैसा दिखता है। इसका अनावरण अक्टूबर के अंत में जापान मोबिलिटी शो में किया जाएगा। 3.5 टन के इस रोबोट में 2 मोड है। पहला रोबोट मोड और दूसरा
वाहन मोड, जिसकी वजह से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर पाएगा। निकट भविष्य में इस रोबोट का उपयोग आपदा प्रबंधन और अंतरिक्ष उद्योग में किए जाने की उम्मीद है। खबरें अब खेल जगत से। चीन के शहर हांगजू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। खेल के 8वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 15 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इन खेलों के इतिहास में भारत द्वारा एक दिन में जीते गए ये सबसे ज्यादा पदक हैं। इससे पहले भारत ने साल 2010 के एशियाई खेलों के 14वें दिन 11 पदक अपने नाम किए। कल भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक अपनी झोली में डाले। भारत अब तक 55 पदक हासिल कर तालिका में चौथे स्थान पर है। 19वें एशियाई खेलों के 9वें दिन भारत ने कांस्य पदक के साथ दिन की शुरुआत की। रोलर स्केटिंग में भारत को ये पदक मिला। महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में संजना भट्टका, कार्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु, आजू कस्तूरी कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं। उन्होंने 4 मिनट 34 सेकंड में दौड़ पूरी की। रोलर स्केटिंग में भारत को एक और कांस्य पदक मिला। पुरुषों की 3000 मीटर रिले फाइनल में भारत 4 मिनट 10 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर। भारतीय टीम में आर्यन पाल घुमन, आनंद कुमार वेल कुमार, सिद्धांत कामले, विक्रम इंगले शामिल थे। चीनी ताइपे ने स्वर्ण जबकि दक्षिण कोरिया ने रजत पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विथ्या रामराज ने पीटी उषा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 1984 में पीटी उषा ने 55 सेकंड में ये दौड़ पूरी की थी। अब मिथ्या ने भी ये कर दिखाया। इससे पहले मिथ्या का बेस्ट रिकॉर्ड 55.43 सेकंड का था। वह हीट 1 से बहरीन की अमीनत ओए जमाल के साथ सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। एशियन गेम्स में पहली बार शिरकत करने वाली भारतीय एथलीट हरमिलन बेंस ने महिलाओं की 1500 मीटर रेस में रजत पदक अपने नाम कर लिया। हरमिलन ने कहा, दौड़ बेहद रोमांचकारी रही और आखिरी पलों में वो गोल्ड लेने से चूक गई। हालांकि इस एथलीट ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से एथलीट्स का मनोबल बढ़ाते हैं उसी का नतीजा है कि एथलेटिक्स में पदकों की वर्षा हुई। हरमिलन से खास बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आइए सुनते हैं। 1500 मीटर रेस में हरमिलन बेंस ने इतिहास रचा। इतिहास इस वजह से रचा क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रजत पदक हासिल किया और इस वक्त वो हमारे साथ है। हरमिलन कैसे देखती हैं अपनी इस कामयाबी को? और जाहिर तौर पर खुशी होगी, लेकिन कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा ये पूरा? ये जो इवेंट था बिल्कुल ही जो 800-1500 देखा जाता है, ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल इवेंट देखा जाता है। तो जैसा कि हम पहला लैप देख सकते थे, ये इतना ज़्यादा स्लो था कि हमारी शायद स्टेट मीट में भी इतना स्लो नहीं जाता होगा। एंड द लास्ट लैप वाज लाइक 58 ओलंपिक स्टैंडर्ड, वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टैंडर्ड का लैप गया है लास्ट 58। तो कह सकते हैं कि आप सोच सकते हो कि रेस स्टार्ट कैसे हुई और फिनिश कैसे हुई। इट वाज सो डिफरेंट। तो जो सारे कंपीटिटर्स थे वो सब लोग साथ में थे। जो डिफरेंस पैदा हुआ है सब में वो लास्ट 400 में ही हुआ है। सो मुझे पता था, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि अगर लास्ट 400 जितना फास्ट जाएगा आई कैन डू इट। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पहला एशियन गेम्स और पहले एशियन गेम्स में ही आपका मेडल है, तो यहाँ से अब आगे की किस तरह की रणनीति है? ये मेरा पहला एशियन गेम का मेडल है, पर मेरी फैमिली में ये सेकंड मेडल है। मेरी मम्मी का है, इससे पहले एशियन गेम में सिल्वर मेडल था, लेकिन अभी 800 में मुझे एक और मेडल भी लाना है। तो अपनी फैमिली में 3 मेडल्स करने हैं। आगे ओलंपिक्स के लिए भी प्रेपरेशन करना है इसके बाद। सो दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट। देश में जिस तरह से खेलों को लेकर के एक पूरा बदलाव आया है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे कि ये जो बदलाव है, इस बदलाव का क्या ये असर है जहाँ पे अब एथलेटिक्स में मेडल्स जो हैं वो बरस रहे हैं? बिल्कुल है, क्योंकि आज के टाइम पे जब मैं पहले कैम्प में थी 2018 में और अब मैं कैम्प में आई हूँ, तो फैसिलिटीज़ इज़ लाइक दे आर वर्किंग मोर देन 100%। इतना अच्छा सब कुछ हो गया है। सेपरेट छोटे छोटे सोनाबाद्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। साई बेंगलुरु में थी अभी मैं, और कोचिंग स्टाफ जब भी हम बोलते थे कि हमें ट्रेनिंग करना है, दे वर लाइक अवेलेबल। अगर आपको 2 बजे भी करना है तो दे आर अवेलेबल। सो वी कैन से कि जो इसके पीछे हमारी जो फेडरेशन है और साई है जो काम कर रही है, वो आज रंग ला रहे हैं।
पीएम मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी मैं क्या ही बोलूँ, मुझे अभी उन्होंने फॉलो भी किया है और ट्वीट भी किया है उन्होंने मेरे लिए। पहले मेरी घर पे बात हो चुकी थी, देन आई कॉल्ड अगेन, यू नो व्हाट हैपेंड, मोदी सर फॉलोड मी एंड ही ट्वीटेड फॉर मी, देन ही सेड ओह वाओ। तो मेरे फैमिली में भी मतलब आप समझ सकते हो कि क्या होगा मेरा रिएक्शन और कहाँ से मैं क्या मोटिवेट हुई कि यार वाओ मज़ा आ गया। और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी अगर आपको ट्वीट कर रही है, आपको फॉलो कर रही है, तो ऑफ कोर्स आपको मोटिवेशन, एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है। देन आई गॉट दैट मोटिवेशन टुडे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई एक अलग तरीके का मोटिवेशन होता है और यही मोटिवेशन जो होता है वो खिलाड़ियों को आगे आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए तैयार भी करता है और मेडल का रंग भी लाता है। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। फिलहाल न्यूज़ 18 में वक्त छोटे से ब्रेक का है। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और 19वें एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। शनिवार को भारत के कार्तिक कुमार और गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया। इन दोनों ने पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में भारत के लिए 2 पदक जीते। ये एशियाई खेलों के 72 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब 10,000 मीटर दौड़ में भारत ने एक साथ 2 पदक जीते। कांस्य पदक जीतने वाले गुलवीर सिंह के लिए इस सफलता के क्या मायने हैं, इस पर खास बात की है चीन में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने उनके साथ। आइए सुनते हैं। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10,000 मीटर फाइनल में। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनके अनुभव को जानते हैं। गुलवीर, काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग ये रही आपके लिए रेस, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट जो 1000 मीटर बचा था उसमें आपको इंजरी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये मेडल। थैंक यू सर। पहले तो मेरे को एएफआई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को यूएसए भेजा, यूएसए प्रैक्टिस करके आया सर। प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को सीधा इधर ही चाइना में आया सर। गुलवीर, आपने लगातार आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, लेकिन जब आपने इसकी शुरुआत यहाँ पर की, इंडिया में की 10,000 मीटर की, और इसके बाद जब आप बीच में आप अमेरिका भी गए ट्रेनिंग के लिए, तो क्या कुछ आपने फ़र्क पाया? फ़र्क सर सबसे पहले तो क्लाइमेट इधर इंडिया का क्लाइमेट थोड़ा ऐसा ही, गर्मी भी है, नॉर्मल है। बेंगलोर में सबसे अच्छा होता है क्योंकि कैंप लगता है, हमारे कैंप से सीधा एएफआई ने उधर यूएसए भेजा, गवर्नमेंट ने भेजा, उधर क्लाइमेट भी ठीक है, रेस वाले भी मिल जाते हैं अच्छे। आपने नेशनल गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था,
तो वहाँ से कितना कुछ सीखने को मिला, और जो अब देश में जिस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे हम देख रहे हैं खेलो इंडिया है, टॉप्स की स्कीम है, और जो अब इतने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं जहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिलती है, तो एक एथलीट के तैयार होने में ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कैसे देखते हैं? जैसे एथलीट्स तो बनाते, जैसे कैंप है हमारा, जैसे बेंगलोर में अच्छा सुविधा दे दी हमारे को, क्योंकि हमारे को उठा के, हम पहले में नॉर्मल था, मेरे को कैंप में आया, कैंप से वो मेरे को इतना सुविधा मिला, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कैंप से, बेंगलोर साई कैंप है उधर, मैं आज इधर खड़ा हूँ मैं सर। हमारे साथ कोच सुरेंद्र भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि जब किसी शिष्य का मेडल आता है तो अपने आप में कोच के लिए काफ़ी गौरव की बात होती है, लेकिन जिस सिचुएशन के बीच में आया, क्योंकि इंजरी भी थी लास्ट 1000 मीटर में, तो इस सब के बीच में कैसे देखते हैं? ये हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के लिए बच्चों ने 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका सारा श्रेय हम लोग अपने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को देना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जितना हम लोगों को जो भी सुविधाएं चाहिए थी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इन लोगों को ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर में भेजा है, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भेजा है यूएसए में, वहाँ पे से ये लोग 56 डेज़ का कैंप करके यहाँ पे आए हैं, तो और यहाँ पे उसका रिजल्ट मिला है, और ये भारत को बहुत सालों के बाद 2 मेडल इस इवेंट में मिले हैं, तो ये सारा देश अभी खुशी से झूम रहा है। वाकई 10,000 मीटर फाइनल में 2 मेडल मिले हैं, जिसमें से ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो है वो हमारे साथ है। गुलवीर, आखिरी सवाल है, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? नेक्स्ट टारगेट तो सर ओलंपिक रहेगा, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए रहेगा सर। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर हर एथलीट की तरह गुलवीर का भी यही सपना है कि वो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करें, और सबसे पहले उसके लिए कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने का उनकी जो सामने चुनौती है उसको वो पार करना चाहते हैं। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। और बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले स्पेशल एथलीट्स को दिल्ली में एक कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया गया। स्पेशल ओलंपिक भारत के दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा और संगीता सक्सेना ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि इसी साल जून में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में दिल्ली से कुल 23 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 पदक जीते थे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत आगे विंटर गेम्स की तैयारियों में अभी हम जुट गए हैं, और इटली में 2025 में वर्ल्ड विंटर गेम्स होने जा रहा है। भारत से लगभग 70 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेंगे। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में 750 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर हम अपने स्पेशल एथलीट्स के लिए बना सके, इसका हमारा प्रयास रहेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 250 3 वर्ष में ऐसे 750 स्पोर्ट्स सेंटर्स को डेवलप करेंगे। इसके माध्यम से जहां हम स्पेशल एथलीट्स को रजिस्टर करेंगे, वहीं इनको खेल का अवसर देंगे। और स्पेशल ओलंपिक दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल पहलवान योगेश्वर दत्त ने स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। वहीं स्पेशल ओलंपिक दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर उपासना अरोड़ा ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक के जो प्रयास हैं वो बौद्धिक रूप से सक्षम खिलाड़ियों को पहचान दिलाते हैं। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमती मल्लिका नड्डा जी को कि वो स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष हैं, और इन खिलाड़ियों के लिए वो जो स्पेशल खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खिलाड़ी हैं, इनके लिए प्रोग्राम करवाती रहती हैं, इनको आगे बढ़ाने में बड़ा दिल से काम करती हैं। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती हो रही हैं। अभी स्पेशल ओलंपिक पिछले साल खिलाड़ी गए थे, तो मेरा मानना है कि आने वाला टाइम इनको भी बराबर का दर्जा मिलेगा। बेसिकली ये है तो वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, तो हम लोगों ने अब इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, इसीलिए आपका दूरदर्शन के माध्यम से, अखबार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत से माँ बाप जो अपने बच्चों को ऐसा मानते हैं कि ये बेचारे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आपके सामने उदाहरण है कि हम लोग इन बच्चों को खेल के माध्यम से ट्रेंड करते हैं ताकि वो अपनी महत्व को समझें। साथ ही मेरी अपील है उन माँ बाप से भी कि जिनके बच्चे अगर किसी वजह से इंटेलेक्चुअली चैलेंज हैं, वो उनको स्पेशल ओलंपिक भारत से जोड़ें।
दिल्ली पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी शुएब नवाज उर्फ शफी उज़्मा को गिरफ्तार किया। एनआईए ने इस आतंकवादी के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। आतंकी से पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और पेशे से इंजीनियर शुएब नवाज दिल्ली का रहने वाला है। पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होकर वो दिल्ली में ठिकाना बनाकर रह रहा था। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का खतरा अस्पताल में रहने की वजह से हो सकता है। HAI क्या है, क्या हो सकते हैं इससे बचाव, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस यानी वो संक्रमण जो स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के वातावरण से फैल सकते हैं। HAI में उन संक्रमणों को शामिल किया जाता है जिनकी चपेट में अस्पताल में भर्ती रोगी आ सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अस्पताल, नर्सिंग होम, पुनर्वास सुविधा केंद्र और क्लिनिक शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने से पहले रोगी को कोई भी सक्रिय या निष्क्रिय रूप से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आते। अस्पताल के वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे रोगाणु मौजूद होते हैं जो आसानी से शरीर में पहुंच जाते हैं। अस्पताल में भर्ती कई रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए वे आसानी से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की चपेट में आ जाते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो संक्रमण है जो कि जैसे मरीज जब अस्पताल में जाता है तब उसको इन्फेक्शन नहीं होती, लेकिन 48 घंटे के अंदर अगर उसको कुछ लक्षण डेवलप होते हैं उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। मेन लक्षण है अस्पताल में आने के बाद एक नया बुखार आना, और अगर किसी को निमोनिया है तो खांसी या फिर बेहोशी की हालत, या जब इन्फेक्शन बढ़े तो बीपी कम होना, ये लक्षण हो सकते हैं। मेन लक्षण इनका बुखार होता है। कई रोगियों में ये अस्पताल में साफ सफाई न रखने से फैलते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी संपर्क संचरण से भी संक्रमण फैल सकता है। इसके अलावा रोगियों में रोगाणु के सीधे संपर्क में आने से संक्रमण हो सकता है जब उनमें संक्रमित होने का खतरा हो जाता है। किसी संक्रमित व्यक्ति से रोगाणु युक्त कोई छोटी बूंदें हवा में फैल सकती हैं, जिनसे ये संक्रमण एक से दूसरे रोगी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में श्वसन मार्ग का संक्रमण, निमोनिया, सर्जिकल साइट का संक्रमण, सेप्सिस यानी रक्त का संक्रमण, मूत्र मार्ग में संक्रमण, गैस्ट्रोएंटराइटिस, इस तरह के संक्रमण होने की संभावना रहती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में बचाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बचाव को हर लेवल पे देखना चाहिए, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है कि अस्पताल में आपकी हर प्रोसीजर को करने की प्रणाली या चेकलिस्ट है, ताकि आप एक क्लीन वे में और एक साफ तरीके से हर प्रोसीजर को करें, ताकि आप अस्पताल से एक मरीज़ को इन्फेक्शन ना दें। दूसरा, रोगी के जो रिश्तेदार हैं वो इन्फेक्शन लेके अस्पताल में ना आए, ताकि मरीज़ को इन्फेक्शन ना हो। तीसरी चीज़ देखी जाती है कि जो हेल्थ कर्मी हैं वो अपने सारे जो प्रोसीजर हैं वो एक क्लीन तरीके से करें, ताकि इन्फेक्शन रोगियों तक ना पहुँचे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाव के लिए अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। हाथों की सफाई को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मास्क लगाना जरूरी है। मेडिकल उपकरणों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अस्पताल में आने जाने वाले लोगों को और अस्पताल कर्मियों को भी सावधानी रखना आवश्यक है। सावधानी का पालन करके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।